गरीब चंपक सेठ कांजीलाल के बड़े से घर में सफाई कर रहा था। तभी सफाई करते करते अचानक चंपक के हाथ से एक कांच का ग्लास गिरकर टूट जाता है। अबे वो 2 कौड़ी के नौकर, ठीक से काम करना भी नहीं आता क्या? रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। कांजीलाल एक लकड़ी से गरीब चंपक को पीटने लगता है। नहीं मालिक, नहीं, मत मारो। हर समय मेरा नुकसान करने पर तुला रहता है तू। आज तो मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगा। चंपक दर्द के मारे कांजीलाल से रहम की भीख मांग रहा था, पर जालिम कांजीलाल को चंपक पर जरा भी रहम नहीं आता है। कुछ दिन बाद चंपक घर की सफाई कर रहा होता है। तभी कांजीलाल कहता है, चल जल्दी से सफाई कर ले, फिर खेत में जाकर फसल को पानी भी देना है। चंपक को काम बताकर कांजीलाल वहाँ से चला जाता है। मन तो करता है इस जालिम सेठ की नौकरी ही छोड़ दूं, पर अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो मैं कहाँ काम करूँगा? मुझे तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता है। चंपक सालों से रतनपुर गांव के सेठ कांजीलाल के घर और खेत में नौकरी करता आ रहा था। कांजीलाल बहुत ही जालिम किस्म का इंसान था। वो हर छोटी छोटी गलती पर चंपक को बेरहमी से पीटता था। थोड़े समय बाद घर की सफाई होते ही चंपक कांजीलाल के खेत में जाकर फसल में पानी देता है। शाम के समय काम से लौटकर चंपक अपने छोटे से घर में आता है। तब चंपक के बदन पर घाव के निशान देखकर उसकी बेटी सुनीता बोली, बाबा, आपके शरीर पे ये घाव के निशान कैसे? अरे बाप रे, उस जालिम सेठ ने आपको फिर से मारा क्या? हाँ राधा, वो गलती से कांच का गिलास मुझसे टूट कर गिर गया। बस उसी की वजह से सेठ ने मुझे इतनी बेरहमी से पीटा। आय हाय हाय, कीड़े पड़े उस जालिम सेठ के हाथों में। कितनी बेरहमी से मारा है मेरे पति को। कांजीलाल के मारने से चंपक के शरीर पर काफी गहरे घाव आ चुके थे। चंपक के घर में एक चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के कुछ बर्तन के सिवा कुछ नहीं था। चंपक अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। तभी राधा उसके घाव पर मरहम लगाते हुए बोलती है, आप ऐसे अत्याचारी सेठ के घर पर क्यों काम कर रहे हैं? आप किसी और जगह पर काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? राधा, तुम तो जानती हो ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता। अब मैं इस काम को छोड़ दूंगा तो क्या करूँगा? पर बाबा, ऐसे जुल्म सहना भी तो ठीक नहीं है ना। आपको ऐसे बेरहमी से मारने का आपके सेठ के पास कोई अधिकार नहीं है। बिटिया, गरीबी का जीवन आसान नहीं होता। हम जैसे गरीबों को हर समय कांटों से भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर हम अपने परिवार के लिए 2 समय के खाने का व्यवस्था कर पाते हैं। चंपक की ये मजबूरी और तकलीफ देखकर राधा और सुनीता खूब रोते हैं। अगली सुबह चंपक कांजीलाल के घर काम पर आता है। चंपक, 2 दिन बाद खेत से फसल निकलने वाली है। जंगली जानवर खेत में घुसकर कहीं फसल को बर्बाद न कर दे, इसलिए तुम्हें 2 दिन तक खेत में रहकर पहरेदारी करनी होगी। ठीक है मालिक। 2 दिन बाद चंपक कांजीलाल के खेत में आकर पहरेदारी करने लगता है। दोपहर के वक्त चंपक खेत में खाना खाने के लिए एक पेड़ के पास जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक मुर्गी तेजी से जख्मी हालत में दौड़ती हुई भागे जा रही थी और उसके पीछे एक कुत्ता उसे पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ जा रहा था। अरे, कहीं ये कुत्ता उस मुर्गी को मार न दे। मुझे उस मुर्गी को बचाना होगा। चंपक मुर्गी को बचाने के लिए कुत्ते के पीछे जाता है। ठीक उसी वक्त खेत में जंगली जानवर घुस जाते हैं। अरे बाप रे बाप, जंगली जानवर, कहीं ये फसल बर्बाद न कर दे। ये कुत्ता कहीं मुर्गी को मार न दे। क्या करूं? अब फसल को बचाऊं या मुर्गी को? आखिर में चंपक सोचता है कि नौकरी चाहे क्यों न चली जाए, पर मुझे मुर्गी की जान बचानी ही है। अब फसल तो फिर भी उग जाएगी, पर अगर इस बेजुबान मुर्गी की जान चली गई तो वो दोबारा नहीं आएगी। मुझे इस मुर्गी का जीवन बचाना ही होगा। कुत्ते, मुर्गी का पीछा छोड़ दे। चंपक फसल की परवाह ना करके बेजुबान जानवर मुर्गी को बचाने के लिए कुत्ते के पीछे भागता है और इधर सारे जंगली जानवर कांजीलाल के खेत की सारी फसल बर्बाद कर देते हैं।
थोड़े समय बाद जैसे तैसे चंपक मुर्गी को कुत्ते से बचाकर खेत में लाता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। खेत की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। इतने में वहाँ कांजी लाल आ जाता है। अरे मेरी फसल बर्बाद कैसे हो गई? मालिक, मैं वो इस मुर्गी को कुत्ते से बचा रहा था, तभी जंगली जानवरों ने फसल को बर्बाद कर दिया। क्या इस छोटी सी मुर्गी के लिए तूने मेरी लाखों की फसल बर्बाद होने दी? कांजी लाल डंडा लेकर चंपक को मार मार कर लहूलुहान कर देता है। 2 कौड़ी के नौकर, चल निकल यहाँ से। अब ये फसल का पैसा मैं तेरे घर से वसूल करूँगा। चंपक जख्मी अवस्था में घर आता है। तब कांजी लाल भी कुछ आदमियों के साथ चंपक के घर आता है। सुनो रे, इस चंपक के घर में जो भी है उसे उठा लो। कांजी लाल के आदमी चंपक के घर में आते हैं, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। मालिक, इस फटीचर के घर में तो कुछ भी नहीं है। चंपक, तुझे कल तक का समय देता हूँ। कैसे भी करके मेरी फसल का सारा पैसा मुझे लौटा देना, वरना कल आकर मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जाऊंगा, समझा? धमकी देकर कांजी लाल वहाँ से चला जाता है और सुनीता बेहोश हो जाती है। सुनीता, क्या हुआ मेरी बच्ची? आंखें खोल सुनीता, सुनीता। दोनों सुनीता को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। थोड़े समय बाद चंपक भाई, आपकी बच्ची सुनीता के दिल में छेद है। हमें तुरंत सुनीता का ऑपरेशन करना होगा, वरना उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर राधा और चंपक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या मेरी बच्ची के दिल में छेद है? हाँ चंपक, तुम अभी के अभी 2 लाख रुपए की व्यवस्था करो, ताकि हम जल्द से जल्द सुनीता का ऑपरेशन कर सके। 2 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। चंपक और राधा खूब रोते हैं। इलाज के पैसे नहीं होने के कारण चंपक सुनीता को लेकर घर आ जाता है। तभी चंपक के घर वही मुर्गी आती है जो उसे खेत में मिली थी। ये मुर्गी यहाँ कैसे आई? ये तो मुझे खेत में मिली थी। चंपक, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। मुर्गी को बात करता हुआ देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये मुर्गी तो बोल रही है। चंपक, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। तुमने उस कुत्ते से मेरी जान बचाई थी। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। मैं जानती हूँ इस समय तुम अपनी बच्ची और काम के चले जाने से काफी परेशान हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। तभी वो जादुई मुर्गी वहीं एक सोने का अंडा देती है। ये देखकर चंपक और सबके होश उड़ जाते हैं। सोने का अंडा? हाँ चंपक, ये सोने का अंडा है। मैं सोने के अंडे देने वाली जादुई मुर्गी हूँ। अभी सोने के अंडे को बेचकर अपनी बच्ची का इलाज करवाओ और साथ में कांजी लाल को फसल के पैसे देकर उससे अपना पीछा छुड़ाओ। चंपक और राधा ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। जादुई मुर्गी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने मेरी इतनी बड़ी परेशानी हल कर दी है। चंपक, अब तुम चिंता मत करो, मैं रोज तुम्हें एक सोने का अंडा देकर तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगी। अगले दिन चंपक और राधा सोने के अंडे को लेकर शहर जाते हैं और उसे एक ज्वेलरी शॉप पे 4 लाख में बेचकर पैसे लेकर अपने गांव आते हैं और अगले ही दिन सुनीता का ऑपरेशन करवाते हैं। उसी दिन शाम के समय, सुनिए, सुनीता का ऑपरेशन तो हो गया है, अब आप बाकी के बचे पैसे उस जालिम कांजी लाल को देकर आइए। तभी चंपक 2 लाख रुपए लेकर कांजी लाल के घर आता है और उसे 2 लाख रुपए देता है। मालिक, मेरे कारण जो आपकी फसल बर्बाद हुई है, ये उसका हिसाब हो गया। अब मैं आपके घर और खेत में काम नहीं करूँगा। इस 2 कौड़ी के गरीब के पास आखिर इतने पैसे आए कहाँ से? चमन, जा चंपक पर नजर रख। अब वो जादुई मुर्गी चंपक के घर पर ही रहती थी। कांजी लाल का नौकर चमन भी चंपक पर नजर गड़ाए बैठा हुआ था। अगले दिन चंपक और राधा जादुई मुर्गी के पास बैठे थे। तभी चंपक के घर की खिड़की से चमन अंदर देखता है। जादुई मुर्गी, तुमने सोने का अंडा देकर हमारी बहुत सहायता की है। हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे। चंपक, तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए अब हर रोज मैं तुम्हें एक सोने का अंडा देकर तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगी। इतना बोलकर जादुई मुर्गी चंपक को एक और सोने का अंडा देती है। ये देखकर चमन के तो होश उड़ जाते हैं। ओह अच्छा, तो ये राज है, इसके पास सोने का अंडा देने वाली जादुई मुर्गी है। चमन कांजी लाल के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। क्या
चंपक के पास सोने का अंडा देने वाली जादुई मुर्गी है? जी मालिक, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमें तुरंत चंपक के पास जाकर उससे वो जादुई मुर्गी छीन कर लानी होगी। कांजीलाल अपने कई सारे आदमियों के साथ चंपक के घर जाता है और चंपक को पीटकर उससे वो मुर्गी छीनकर उसे अपने घर लेकर आता है और उसे दाना डालता है। वाह वाह वाह, मेरे पास जादुई सोने का अंडा देने वाली जादुई मुर्गी आ गई। अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ए जादुई मुर्गी, अब मुझे जल्दी से सोने का अंडा दे। वो मुर्गी दाना खाने में ही लगी रही पर उसने अंडा नहीं दिया। मालिक सब्र रखिए, पहले इसे दाना तो खाने दीजिए। कांजीलाल और चमन उस मुर्गी के पास रात भर बैठे दाना डालते रहे पर वो मुर्गी अब तक अंडे नहीं देती। चमन, थोड़ी रात बीत गई पर इस मुर्गी ने तो अब तक सोने का अंडा तो क्या, सादा अंडा भी नहीं दिया। मालिक, कहीं चंपक ने मुर्गी बदल तो नहीं दी? दोनों चंपक के घर जाते हैं तो चंपक के घर पर ताला था। यहाँ तो ताला है, चंपक कहाँ चला गया? पता नहीं मालिक, लगता है यहाँ से भाग गया है। चंपक हमें सादी मुर्गी पकड़ा कर जादुई मुर्गी लेकर यहाँ से भाग गया है। चमन, चल उस चंपक को ढूंढते हैं। कांजीलाल और चमन कई दिनों तक चंपक को ढूंढते हैं मगर उन्हें चंपक नहीं मिलता। उधर चंपक मुर्गी के दिए हुए सोने के अंडे को बेचकर शहर में एक आलीशान बंगला खरीदकर अपने परिवार और जादुई मुर्गी के साथ रहने लगता है। देखा राधा, मैंने कांजीलाल को कैसे बेवकूफ बनाया। पापा, मुझे एक बात बताइए, कांजीलाल हमारे घर पर जादुई मुर्गी लेने आएगा, ये बात आपको कैसे पता चल गई? अभी बताता हूँ बिटिया। जिस दिन कांजीलाल जादुई मुर्गी को हथियाने आया था उस दिन मैंने चमन को खिड़की से झांकते हुए देख लिया था और तब मैंने और तुम्हारी मम्मी ने ये प्लान बनाया था। राधा, कांजीलाल के नौकर ने हमारी सारी बात सुन ली है। वो दरिंदा इस जादुई मुर्गी को हमसे छीनने के लिए आएगा, इसलिए अब हमें तुरंत एक ऐसी ही दूसरी मुर्गी लानी होगी और इस जादुई मुर्गी को कहीं छुपाना होगा। जब वो हमसे सादी मुर्गी छीन कर ले जाएगा तब हम अपनी जादुई मुर्गी को यहाँ से लेकर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। पापा, आप तो जीनियस हो। बस इसी तरह चंपक ने मुर्गी को बदलकर कांजीलाल और चमन को बेवकूफ बनाकर अपनी जादुई मुर्गी को बचाकर शहर में लेकर आ गया। फिर मजे से अपने परिवार के साथ अमीरों की तरह अपना जीवन बिताने लगा। दिल्ली शहर के आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्कान और आरती बेस्ट फ्रेंड थी। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मुस्कान जहाँ एक बड़े घराने से ताल्लुकात रखती थी तो वहीं आरती दिल्ली की एक चौल में रहती थी। भले ही उन दोनों में अमीरी गरीबी का काफी फर्क था लेकिन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। कॉलेज में साथ बैठना, खाना पीना, सब काम वो साथ में करती थी। एक रोज कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर जाने के लिए निकलती है। तब बहुत तेज बारिश होने लगती है। आरती बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रही होती है कि तभी मुस्कान अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है और कार का शीशा नीचे करते हुए कहती है, ओए आरती, चल जल्दी से आकर कार में बैठ जा, नहीं तो भीग जाएगी। ठीक है। अच्छा सुन, तू कह रही थी ना आज आंटी कहीं जाने वाली है, शाम तक घर आएंगी, तो तू ऐसा कर, तब तक मेरे घर पर चल, आज डिनर वहीं कर लेना, उसके बाद शाम को मेरा ड्राइवर तुझे घर ड्रॉप कर देगा। प्लीज यार, अब मना मत करना। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। कुछ देर में दोनों सहेलियां मुस्कान के घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर मुस्कान आरती से कहती है, यार आज तू पहली बार मेरे घर आई है, बता क्या खाएगी? बाप रे, ये घर है या महल? सुख सुविधा का सारा सामान है यहाँ तो। अरे किन सपनों में खो गई, बता भी तो क्या खाएगी? कुछ भी चलेगा। चल आज मैं तुझे अपने हाथ से बनाकर कुछ खिलाती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया। चल फिर मेरे साथ किचन में। मुस्कान आरती को अपनी किचन में ले जाती है। उसका किचन पूरी तरह मॉडलर होता है जिसमें एक से एक सुंदर क्रॉकरी का सेट, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश मशीन, अलमारी जितना बड़ा फ्रिज, ओवन, टोस्टर होता है। आरती उसकी किचन को देखकर दंग रह जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, यहाँ पर तो कितना कुछ है। आज तक जिन चीजों के बारे में सिर्फ सुना था, आज उन्हें अपनी आंखों से देख भी लिया। ओहो, अब तू फिर से कहाँ खो गई यार, कब से पूछ रही हूँ क्या खाएगी क्या खाएगी। जो तुझे बनाना आता है बना दे। मुझे तो मैगी ही बनानी आती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, हम दोनों के लिए मैगी ही बना देती हूँ।
वो इतना बोल ही रही होती है कि तभी मुस्कान की माँ ममता बाजार से आ जाती है। मुस्कान लाडो, आरती बेटी आज पहली बार हमारे घर में आई है और तू उसे सिर्फ मैगी ही बनाकर खिलाएगी। एक काम करो, तुम आरती को अपने रूम में लेकर जाओ। मुरारी काका बाजार से सब्जी लेकर आ गए हैं। मैं अभी उन्हें बोलती हूँ तुम लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा बनाने के लिए। नमस्ते आंटी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। नमस्ते बेटा, ऐसे कैसे कुछ भी खा लोगी? अरे आज पहली बार तुम हमारे घर आई हो तो बिना डिनर किए तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चलो अब तुम दोनों रूम में बैठकर बातें करो, मैं नौकरों से कहकर डिनर रेडी करवाती हूँ। कुछ देर बाद ममता नौकरों के हाथ उन दोनों के लिए स्नैक्स में पास्ता, जूस और कबाब भिजवाती है और फिर डिनर में शाही पनीर, फ्राई गोभी, बूंदी, रायता, सलाद और मीठे में खीर और गुलाब जामुन परोसती है। इतना लाजवाब खाना आरती ने पहले कभी नहीं खाया होता। वो भर पेट डिनर करती है और उसके बाद मुस्कान का ड्राइवर उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है, जहां आरती की माँ कमला उसका इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा, आ गई। अच्छा हुआ जो तू मुस्कान के घर चली गई थी। मैं भी बारिश में भीगते भीगते बस अभी घर पहुंची हूँ। जहाँ गई थी वहाँ भंडारा हो रहा था तो वही लेकर आई हूँ। चल अब तू हाथ पैर धो ले, फिर पूरी छोले खाकर सो जाएंगे। माँ आप खा लो, मैं मुस्कान के घर से डिनर करके आई हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या, बारिश में पूरियाँ थोड़ी भीग गई है तो मैं इन्हें थोड़ा सेक लेती हूँ। बहुत देर तक लकड़ियाँ और उपले लगाने के बाद कमला के घर का चूल्हा जलता है। एक कोने में बैठी आरती ये देखकर मन ही मन सोचती है, कितना फर्क है अमीर और हम गरीब के रसोई में। जहाँ अमीर को खाना गर्म करने के लिए सिर्फ अवन का स्विच ऑन करना होता है और झट से खाना गर्म हो जाता है, तो वहीं एक गरीब को रोटी सेकने के लिए भी कितनी मेहनत करनी होती है। फिर उसकी नजर अपने घर की रसोई में रखे डिब्बों पर जाती है, जिनमें मुश्किल से ना के बराबर राशन होता है। एक और अमीरों का घर होता है जिनके रसोई में दुनिया भर का सामान होता है, जहाँ ये समझ नहीं आता कि क्या खाए क्या नहीं। और एक और ये है हम गरीबों की रसोई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। आरती पढ़ाई में काफी अच्छी थी और वो अक्सर पढ़ाई में मुस्कान की मदद किया करती थी। आरती और मुस्कान के एग्जाम आने वाले थे। आरती अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद मुस्कान की पढ़ाई में मदद करने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन दोनों पढ़ाई कर रही होती है, तभी मुस्कान आरती को बोलती है, आरती यार मैं पढ़ाई करके थक चुकी हूँ। जाना यार, फ्रिज में नारियल पानी के टेट्रा पैक रखे हैं, जरा अपने लिए और मेरे लिए लेते आ। जिसके बाद आरती किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है तो देखती है उसमें ढेर सारा सामान जैसे कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, जूस, फ्रूट और भी बहुत कुछ रखा हुआ होता है। अरे बाप रे, ये फ्रिज तो किसी अलमारी से भी बड़ा है और इसमें इतना सारा सामान। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी मॉल की बड़ी सी दुकान हो। इसमें तो दुकान की तरह कितनी सारी चीजें रखी हुई है खाने पीने की, और एक हम गरीबों के घर की रसोई है जिसमें फ्रिज के नाम पर एक पानी का मटका ही रखा हुआ होता है। इतना बोलकर आरती फ्रिज में से नारियल पानी लेती है और चली जाती है। फिर शाम को ममता अपने कुक से कहती है, सुनो मुरारी, आज खाने में चिकन कोरमा, कढ़ाई पनीर, बूंदी रायता, लच्छा पराठा और बटर नान बना देना, और हाँ, मीठे में गुलाब जामुन और रसमलाई रख देना। जी मालकिन। और मालकिन, जो दोपहर का खाना बचा है उसका क्या करना है? अब हम बासी खाना थोड़ी ना खाएंगे, उसको तुम फेंक देना। वहीं खड़ी आरती और मुस्कान ममता की सारी बातें सुन रही होती है। आरती बेटा, डिनर रेडी हो रहा है, तब तक तुम दोनों अपनी स्टडी कंप्लीट करो, फिर हमारे साथ ही डिनर कर लेना। जी आंटी। मुस्कान के घर पर पढ़ाई खत्म करने के बाद आरती उनके साथ डिनर करती है और फिर अपने घर चली जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी माँ बड़ी देर से चूल्हा जलाने की कोशिश करती है और फिर जाकर उसके घर का चूल्हा जलता है। फिर जब उसकी माँ रोटी बनाने लगती है तो देखती है कि आटा सिर्फ आज के दिन के लिए ही होता है। ये देख उसकी माँ कमला सोचती है, हे राम, ये तो जरा सा ही आटा है। ऐसा करती हूँ, आरती के लिए रोटी बना देती हूँ और मैं अपने हिस्से का आटा उसके कल के खाने के लिए रख देती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कमला की नजर आरती पर जाती है। आरती बेटा, आ गई तू? तेरे लिए खाना लगा दूं क्या? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। हाँ बेटा, मुस्कान के घर कुछ खा कर आ गई होगी तू, इसलिए तुझे भूख नहीं है। वैसे भी तुझे तरह तरह के लजीज खाने की आदत लग गई है, तो अब इस गरीब की रसोई का खाना कहाँ से पसंद आएगा?
ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप देखना, मैं एक दिन आपको बहुत सारी खुशियाँ दूंगी। माँ, मैं इस अमीर और गरीब की रसोई का फर्क जरूर मिटा दूंगी। अरे क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं माँ, मुस्कान के घर में एक वक्त में इतना खाना बनता है कि समझ में नहीं आता कि क्या खाए क्या छोड़े, और उसके घर पर तो बचा हुआ खाना इतना फेंका जाता है जितना हमारे यहाँ हफ्ता भर चल जाएगा। बेटा, ऊपर वाले ने सबके नसीब में एक जैसा सुख नहीं लिखा है। अगले दिन आरती अपने घर पर उदास बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वहाँ मुस्कान और उसकी माँ ममता आ जाती है। ओए आरती, आज तू अकेले अकेले पढ़ाई कर रही है। आज तू नहीं आई इसलिए सोचा हम ही आ जाते हैं तेरे घर पढ़ाई करने के लिए और कमला आंटी के हाथ का बना खाना खाने। अब तू तो कभी बुलाती नहीं है खाने पर, इसलिए आज मैं और माँ खुद ही आ गए खाने पर। जी बहन जी, और कमला बहन, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद है। ये कोई एहसान नहीं बल्कि मेरी तरफ से आरती के लिए आशीर्वाद समझकर रख लीजिए। और आरती बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, रसोई चाहे अमीर की हो या गरीब की, लेकिन जब एक माँ वहाँ खाना बनाती है तो उसका मोल कोई अमीर नहीं लगा सकता। अब चले कमला बहन, खाना बना ले, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, आइए आइए। इसके बाद वो दोनों मिलकर रोटी सब्जी बनाती हैं और फिर सभी खुशी खुशी साथ में मिलकर खाते हैं।